हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 1 मिली एम्पियर का वैल्यू क्या होता है, यानी इसके पहले हम लोग करंट को पढ़ चुके थे, 1 एम्पियर को डिफाइन कर चुके थे। अब हम जानेंगे कि इस करंट की माप किस इंस्ट्रूमेंट से की जाती है। तो इस करंट की माप एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम एमीटर होता है उससे की जाती है। इस एमीटर की खासियत ये होनी चाहिए कि इसका रेसिस्टेंस लो होना चाहिए, और ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, इस एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा। जैसे अगर करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ पर इसे लगाना पड़ेगा एमीटर को, और देन यहाँ पर कोई रेसिस्टर है जैसे बल्ब, पंखा, कुछ भी हो सकता है, तो ये एमीटर को यहाँ लगाना पड़ेगा। इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये आप आगे पढ़िएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 0.25 का 0.25 एम्पियर का करंट खींचता है 20 मिनट तक। अब इसे हम कैसे, इसमें क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है कि वो सर्किट से कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखते हैं। देखिए, जैसे एक मिनट, यहाँ पर आई दिया हुआ है 0.25 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, और हमें पता है कि 20 मिनट को हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि टाइम का यूनिट हमेशा हम सेकंड में रखते हैं। तो 20 इंटू 60, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1200 सेकंड हो गया। उसके बाद हम जानते हैं फॉर्मूला I बराबर Q/T। इस फॉर्मूले पर हम I और T के वैल्यू को बैठा करके Q के वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आखिर इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस फ्लो कैसे हम देख पाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूस फ्लो का मतलब कि ये करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करे, इसके लिए क्या होना ज़रूरी है। तो आप जैसा कि पढ़ चुके हैं कि किसी भी जगह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कारण क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बैटरी का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने में मदद करता है। जैसे एक वायर है, अगर यहाँ पर हम इसमें बैटरी को जोड़ दें तो ये इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, और यहाँ अगर हम कोई बल्ब लगा दें और यहाँ से कनेक्ट कर दें तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ का पोटेंशियल लो होगा, जिससे करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये बल्ब जलने लगेगा। तो कंटिन्यूस फ्लो प्राप्त करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है बैटरी से। तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के लिए हमें बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ था, जब इसकी खोज हुई थी, बहुत समय पहले की बात है, तब हमें 2 टाइप के चार्ज पता थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन तभी इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हो पाया था। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार नहीं होने से हमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को पॉजिटिव माना। तब हमने इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को पॉजिटिव माना और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में को ही मान लिया गया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान के चलने लगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का यानी कि जब नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रॉन के आविष्कार के साथ ही ये थ्योरी बदल गई और पता चला कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसका फ्लो पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगा। तो लेकिन ऐसा हम नहीं किए, और उसी कन्वेंशन को मानते हुए आज भी हम करंट के फ्लो को पॉजिटिव टू नेगेटिव के डायरेक्शन में ही मानते हैं। आज भी हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में ही मानते हैं। मान लीजिए ये बैटरी है,
ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, और यहाँ से एक बल्ब लगा देते हैं। तो इसका जो फ्लो होगा, करंट का फ्लो, आज भी हम कन्वेंशन के अनुसार पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी इधर से इधर की ओर मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। यानी जैसे आपकी मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को माना जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के आउट में। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स इज हाउएवर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल विच इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर दिखा दें, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सेल है और यहाँ से करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन असल में ये कन्वेंशनल करंट है, ये कन्वेंशनल है क्योंकि ये माना गया है, ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में फ्लो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है इसका फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन क्योंकि कन्वेंशन माना गया ऐसा कि इधर से इधर हो रहा है, इसीलिए यहाँ से अभी हम इसको ऐसे मान के चल रहे हैं तब से। ठीक है, जैसे यहाँ दो बातों को समझते हैं। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल वायर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसी कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो वहाँ हम दो बातों को देखेंगे। व्हेन द मेटल वायर हैज़ नॉट कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए सेल और बैटरी, देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मूव्ड एट रैंडम इन द ऑल डायरेक्शन। जब किसी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी या कोई सेल नहीं जुड़ा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हर तरफ हर डायरेक्शन में मूव करते होते हैं। लेकिन जब इसे इलेक्ट्रिसिटी यानी सोर्स ऑफ बैटरी या करंट बैटरी या सेल से जोड़ दिया जाता है तब इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ हो जाता है और यही इस वायर में या इस कंडक्टर में करंट के फ्लो का कारण बनता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ये क्लास आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक सेल कैन मेक इलेक्ट्रॉन्स मूव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। एक सेल ही इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकता है और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकता है, जैसा कि आपने पीछे देखा था। बट देयर मस्ट बी ए कंडक्टिंग पथ, लेकिन उसको फ्लो करने के लिए एक कंडक्टिंग पथ होना चाहिए, जैसे कि वायर होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, टीसी होना चाहिए। तो दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, रेसिस्टर का मतलब होता है जो जिससे करंट होकर गुजरता है और वो गर्म होकर जलता है, या जैसे पंखा हो गया, जैसे बल्ब हो गया, ये सब हो गया, रेसिस्टर कहलाता है। ठीक है, देन ए कंटिन्यूअस पथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर होता है, उसमें रेसिस्टर होता है, जैसे बल्ब पंखा हो गया, उसका स्विच होता है और इसे सेल के दोनों टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट प्राप्त होता है। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल। जैसे एक सेल है, इसके दोनों टर्मिनल को एक स्विच, बल्ब और वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। जब इस स्विच को ऑन किया जाता है यानी कि स्विच को सटा दिया जाता है, उसमें टच करा दिया जाता है, तो ये कंटिन्यूअस फ्लोइंग सर्किट बन जाता है। यानी यहाँ पर बल्ब जल रहा है और यहाँ पर जैसे हम उस स्विच को ओपन कर देते हैं यानी खोल देते हैं तो ये बल्ब ऑफ हो जाता है। ये कंटिन्यूअस फ्लोइंग सर्किट है, जैसे लिखा हुआ है व्हेन द स्विच इज क्लोज द सर्किट इज कंप्लीट। ये कंप्लीट सर्किट है और ये जो है वो ब्रोकन सर्किट है एंड नो करंट फ्लोज इन इट। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है कंप्लीट सर्किट और ये है ब्रोकन सर्किट। अब हम कुछ सिंबल्स को समझेंगे, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट हैं, क्या हम ये पॉसिबल है कि हम बल्ब का फिगर सेम टू सेम बना दें? सभी के लिए पॉसिबल तो नहीं होता है कि बल्ब का फिगर हम सेम टू सेम हर जगह बनाएं, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो उसी को आसान करने के लिए हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से कुछ सिंबल को बनाए हैं। वैज्ञानिकों ने इसके कुछ सिंबल बनाए हैं जिसको इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। सेल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब के बाद हम सेल को इसी तरीके से डिनोट करेंगे, जैसे ये एक छोटा एक बड़ा प्लस माइनस ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद ये हो गया बैटरी। जब दो या दो से अधिक सेल को मिलाया जाता है तो बैटरी बन जाता है। ये वायर का हुआ, ये वायर जॉइंट, जब कहीं वायर को जॉइंट करते हैं बीच से, वहाँ के लिए है। ये वायर क्रॉसिंग है लेकिन बिना छुए हुए हैं। ठीक है, वायर क्रॉस कर रहा है दूसरे को लेकिन ये उसके ऊपर से निकल गया। ये रेसिस्टर है, इसको हम बल्ब, पंखा, जितना भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है उसके रूप में देख सकते हैं।
उसके बाद ये वेरिएबल रेसिस्टेंट है, इसको रेहोस्टेट बोलते हैं, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इसके हम रेसिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं। और ये एमीटर का सिंबल है, ऐसे एमीटर। और ये एमीटर कहाँ इसका इस्तेमाल किस में होता है? एमीटर को इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक वोल्ट मीटर, जिसका इस्तेमाल वोल्टेज को नापने के लिए किया जाता है। और ये एक गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। वैसे इसका इस्तेमाल बहुत छोटे मात्रा के करंट को नापने में किया जाता है। ये स्विच है जो कि ओपन है, इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। ये क्लोज स्विच है, इस तरीके से, इस तरीके डिनोट किया जा सकता है। दोनों में से कोई भी एक। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको इस तरीके से दोनों में से कोई एक से डिनोट किया जा सकता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लें। अब आता है सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम क्या होता है? जब हम सभी इक्विपमेंट्स को आपस में जोड़ करके, जैसे कि मैंने आपको पिछला फिगर बताया था जिसमें बल्ब, बैटरी सब सेम टू सेम दिखाया गया था, उसी को अगर आप सिंबल की मदद से दिखाएं तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, जहाँ ये क्या है? बल्ब का सिंबल है, ये वायर का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है, और ये स्विच का सिंबल है। ये स्विच क्लोज है और ये स्विच ओपन है। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट और ये ब्रोकन इलेक्ट्रिक सर्किट, दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ही है। इसको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करके उसको डिनोट किए हैं, इसीलिए। ठीक है। यहाँ इस सर्किट डायग्राम में आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं कि किसको कहाँ पर जोड़ा जाता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, इसे आप जरूर याद रखें कि क्या चीज़ कहाँ जोड़ा जाता है। जब भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने कहा जाए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या है? एक वायर है, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि रेसिस्टेंट के पहले इसको जोड़ा जाता है, रेसिस्टर के पहले जोड़ा जाता है। यह है एमीटर, जो कि इस परिपथ में बहने वाले करंट को मापता है, इसकी मात्रा को मापता है। दूसरा है ये वोल्ट मीटर है, जो कहाँ जोड़ा जाता है? जैसे बल्ब है, ये मान लीजिए बल्ब है रेसिस्टर, तो इसके ये कितना वोल्टेज यहाँ से ले रहा है उसके मापने के लिए हम इस वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में, या पैरेलल सीरीज बाद में पढ़िएगा, फिर भी आप समझ लीजिए कि एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, जैसे कि पैरेलल में जोड़ा गया है। उसके बाद ये सेल है, बहुत सारे सेल अगर लग जाए तो इसको बैटरी कहेंगे। ये स्विच है, यानी ये स्विच अभी ऑन है। उसके बाद ये कनेक्टिंग वायर है। ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लें। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक सेल कंसिस्ट करता है, रेजिस्टर कंसिस्ट करता है, एमीटर और एक वोल्ट मीटर और एक स्विच कंसिस्ट करता है। इतने चीज़ों को मिलाकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। अब आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जैसे कि बाय व्हाट नेम इज़ द फिजिकल क्वांटिटी कूलम सेकेंड कॉल्ड? कूलम बाय सेकेंड किस क्वांटिटी को बोलते हैं? करंट को। ये आपने पढ़ा है ना, इसे कूलम से डिनोट करते हैं, इसे सेकंड से डिनोट करते हैं। कूलम बाय सेकंड किसे डिनोट करते हैं? तो करंट। करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। उसी तरह से व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज कोल्ड? चार्ज के फ्लो क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है अभी इस सेशन में, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। ये आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि अभी यहाँ देख लेते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज? पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का, अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या है? तो वोल्टेज है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो एक एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन ए सर्किट एंड ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, बिल्कुल सही बात है ये। एन एमीटर हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस, बिल्कुल गलत, इसका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। ए वोल्ट मीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस, ये गलत है, इसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली डी। तो क्योंकि इसका सिर्फ एक सही है, पहला सही था बिल्कुल, और ये दोनों गलत है। अभी आपने पढ़ा था ना, विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करेंट? एम्पियर। इफ द करेंट थ्रू ए फ्लड लैम्प इज 5 एम्पियर एंड व्हाट इज द चार्ज पासिस इन 10 सेकेंड? हमें पता है टाइम 10 सेकेंड है और करेंट 5 है, तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होगा? IT, फॉर्मूला से IT होगा, और I इंटू टी क्या हो जाएगा? 50।
तो 50 का है, 50 कूलम आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज 10 मिनट, इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग। इसको आसानी से हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, Q/T से, जहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर Q 300 है और यहाँ पर 10 मिनट है, 10 मिनट को बदल देंगे हम सेकेंड में। अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं, कट गया 0 0, 6 से 5 बार में, 5 से 2 बार, 1/2, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो आंसर 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसको इसका लीजिए, ठीक, और ये इसका आंसर है, यहाँ देख सकते हैं हम इसको आंसर को, ठीक है, ये आंसर है कुछ। अगले क्लास में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम ओम्स लॉ के बारे में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्लास में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।